नमस्कार। 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें सबसे रोचक चुनाव जो है वो पंजाब के दिख रहे हैं। पंजाब के रोचक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग कहेंगे कि साहब उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत प्रमुख है, प्रभावी है और उसके दूरगामी असर होने वाले हैं। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के दूरगामी असर होने वाले हैं और उसका असर 2024 तक होगा। लेकिन पंजाब वहाँ लगभग स्थिति साफ दिख रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन पंजाब में स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, भिन्न है और वहाँ आज तक स्थिति साफ नहीं हो पा रही कि कौन कहाँ कितने आगे जा रहा है। इस पूरे मामले पर सी वोटर हमेशा रोज के तौर पर भी और कुछ दरमियान में भी सर्वे करता रहा है। सी वोटर्स का अपना एक लंबा अनुभव है और यशवंत देशमुख जी जो इसके संस्थापक हैं उनका भी तो बहुत ही लंबा अनुभव है। इस पूरे मामले पर हमने सोचा कि इनसे अच्छा कौन होगा, जो यशवंत देशमुख जी हैं उनसे बातचीत की जाए। यशवंत जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए समय निकाला। हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में तो बात करते ही रहते हैं और आज भी बात करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है इस समय सबसे रोचक बातचीत करना है पंजाब को लेकर के बातचीत करना। पंजाब की स्थिति अब आप क्या समझते हैं? कभी कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी बहुत आगे है, फिर आम आदमी पार्टी को नीचे कर दिया जाता है, फिर कांग्रेस को ऊपर कर दिया जाता है, फिर चन्नी कभी ऊपर आते हैं और कभी नवजोत सिंह सिद्धू ऊपर आते हैं। अभी तक तो घालमेल समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या लग रहा है इस घालमेल में? आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे ज्यादा दरअसल कंफ्यूजिंग और सबसे ज्यादा रोचक चुनाव इस बार केवल और केवल पंजाब के हैं। और जी। कारण उसका यह है कि जैसे एकदम अंत में आकर कुछ बाजी पलटती है, उस वाले अंदाज में हम पिछले 1 साल से पंजाब का नैरेटिव देख रहे हैं, जिसका सितारा एकदम लगता है कि चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है, एकदम से वो फ्लिप हो जाता है। जिसका लगता है एकदम डूब रहा है डूब रहा है डूब रहा है, एकदम से वो आगे आ जाता है। ये चीज जो है ना पंजाब की बड़ी mesmerizing है, क्योंकि पहले हमने शुरुआत की पूरी लड़ाई और पंजाब की खींचातान की शुरुआत तो देखिए जी शुरू हो गई नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह की लड़ाई से। जी। दरअसल सारी घमासान तो वहीं से शुरू हुई थी, अदरवाइज तो बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब रूटीन में नॉर्मल चल रहा था, कोई उसमें हमें किसी को भी कोई बहुत इंटरेस्ट वैसे नहीं आ रहा था। और मजा ये है कि दोनों की लड़ाई शुरू हुई और दोनों लोग सीन से बाहर हो गए। ये सबसे विचित्र बात है कि लड़ाई दोनों की एकदम पीक पे पहुंची। पीक पे पहुंचने के का परिणति क्या हुई, कप्तान साहब की कुर्सी गई और जैसे कुर्सी जाने के 1 हफ्ते बाद में इन दोनों के बारे में बात ही होनी बंद हो गई, क्योंकि चन्नी साहब आ गए और एकदम से चन्नी साहब का ऐसा धूमकेतु की उदय तरह से हुआ। वो हो गए जो किसी ने नहीं सोचा था। फिर चन्नी साहब का एकदम से चढ़ना हुआ तो उसका काउंटर पोलराइजेशन हुआ। अच्छा, इस बीच में जो पंजाब की राजनीति की सबसे रहस्यमयी चीज है वो है आम आदमी पार्टी। मैं रहस्यमयी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे याद है 2013 में जब आम आदमी पार्टी बनी थी, उस समय हम लोगों ने इंडिया टुडे के लिए एक अखिल भारतीय सर्वे किया था और उसमें यह जानने की कोशिश की थी कि आम आदमी पार्टी के लिए देश के किन किन हिस्सों में ट्रैक्शन है। तो अकुल जी, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 2013 में हमारे आकलन में दिल्ली से ज्यादा पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए हमको ट्रैक्शन दिखा था, दिल्ली से भी ज्यादा। जबकि 2013 के दिसंबर में दिल्ली के चुनाव हम जानते हैं ऐतिहासिक, फिर 2015 और अभी तो हम जानते हैं कि दिल्ली की राजनीति को उन्होंने कैसे बदला। लेकिन बावजूद उसके 2017 में हमारे ही सर्वे एक तरह से हम कहेंगे, हम बिल्कुल मानेंगे कि एक तरह से फेल हुए, क्योंकि हमने उसमें देखा कि दिल्ली की तरह से ही ये ग्राउंड स्वेल आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है और हो सकता है कि दिल्ली की तरीके से उनके हिस्से में परिणाम आ जाए। लेकिन पंजाब ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके पीछे एक कारण यह हो गया कि आम आदमी पार्टी का जो खालिस्तानी इमोशन और सेंटिमेंट के साथ में जो विवाद हुआ, उसमें हिंदू वोटर एकदम से डर गए। पंजाब दिल्ली की तरह से राज्य नहीं है, पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट रहा है, उसका अपना एक इतिहास सेंसिटिविटी का रहा है। तो वो 80 के दशक के डर के कारण रातों रात जो वोट कांग्रेस को, हिंदू वोट शिफ्ट हुए, कांग्रेस ने एकदम से छलांग मार के स्वीप लगा दी, कप्तान साहब बन गए मुख्यमंत्री। अब जब हम 6 महीने से लगातार फिर से ग्राउंड स्वेल देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का है, तो वो एक हिंदी में कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। हम भी बड़े घबराए हुए अंदर से रहते हैं कि यार 5 साल पहले भी आम आदमी पार्टी का दिखा तो ऐसे ही था डेटा में, फिर न जाने क्या हो गया। तो ये बात सही है, लेकिन एक अंतर है आपके, मैं पाठकों और दर्शकों को दोनों को बताना चाहूंगा। देखिए, सर्वे में खुद ही आप भी जानते हैं, जब कोई नई पार्टी पहली बार चुनाव लड़ती है तो उसका कोई पुराना चुनावी इतिहास नहीं होता और सर्वे के आंकड़ों में
आज कितने वोट या सीटें मिलेंगी, इसका आकलन दरअसल पिछले आंकड़ों के ऊपर नए सर्वे के आंकड़ों का स्विंग लगा करके किया जाता है। लेकिन बेस जो होता है वो पिछला चुनावी इतिहास होता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का 2017 के चुनाव में कोई बेस नहीं था हमारे पास में, इसलिए उसका वो अंदाजा लगाना लगभग असंभव था। जैसे 2013 दिसंबर के चुनाव में हमने आम आदमी पार्टी को दिल्ली दिल्ली में 28-27% वोट शेयर तो बता दिया, लेकिन सीटें इतनी निकालेंगी ये हमारे किसी की भी कल्पना में नहीं था। लेकिन अब 2017 का बेस है हमारे पास में, और उसके ऊपर जब हम अंदाजा लगा रहे थे तो हमें आम आदमी पार्टी का जो बड़ा रुझान दिख रहा था इस बार, खासतौर पे मालवा में भी और बाकी थोड़ा थोड़ा जगहों पे भी, शुरुआत में सारे बड़े पत्रकारों ने उसे नकार दिया। आपको याद होगा 6 महीने पहले बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग हमसे इत्तेफाक नहीं रखते थे कि आम आदमी पार्टी 10 सीट नहीं पाएगी जी, वो तो तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे हो जाएगी। लेकिन अगर आप पिछले 1 महीने में देखिए तो सारे बड़े संपादक और अब ये मानने लगे कि साहब असली लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की है। तो पहली बात तो हमने ये मान लिया कि चलिए भाई, एक दिशा में तो हम लोग सब एक जगह पहुंच रहे हैं कि लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की है। अब जब तक ये सेटल हो रहा था, तब तक सेटल होते होते ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के कैंप में सिद्धू साहब ने जो कुदाली उठाई थी कप्तान साहब के खिलाफ, वो पिछले कुछ महीनों में खुदाई कर करके चन्नी साहब को, जिसे कहते हैं कांग्रेस ने एक एसेट बनाया था, वो पूरा एसेट डाइल्यूट कर दिया। और अब स्थिति ये हो गई लड़ाई झगड़े की और अंदरूनी सिर फुटअव्वल की, कि आज की तारीख में कांग्रेस का ग्राफ लग रहा है कि हो सकता है नीचे जाए और कहीं अकाली दल का ग्राफ ना बढ़ने लगे। और ये आने लगा कि अकाली दल बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, अपना उनका स्ट्रांग होल्ड है। और इन सब के बीच में एक जिसे कहते हैं, जिसको हम लोगों ने कभी टच ही नहीं किया था अभी तक, हम मान के चल रहे थे बीजेपी कहीं रेस में नहीं है, कप्तान साहब चुपचाप बैठे हैं, और एकदम से लगा कि यार ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये चुपचाप बैठे हैं ऐसा भी नहीं है, एकदम से साथ में आ गए हैं, हिंदू मतदाताओं के बीच में मोमेंटम दिख रहा है। तो ये चक्कर क्या है? ये क्या इतना आसान है इसे रीड कर लेना कि कप्तान साहब अब फूके हुए कारतूस जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, क्या ऐसा है, या मामला ये इसमें भी एक दांव पेच है? तो हमारा दिमाग इसमें लगा हुआ है। बिल्कुल। इतना कॉम्प्लेक्स चुनाव तो मैंने भी शायद अपने पूरे कैरियर में कम देखा होगा। और इसमें तो जो पल पल बदलाव हो रहा है, और आज का ताजा बदलाव ये है कि जो कल पहले हो जाना चाहिए था, राहुल गांधी को परसों घोषित कर देना चाहिए, जो राहुल गांधी ने अच्छाई किया, गलत किया, बुरा किया, कि कहा साहब एक नेता चुनाव लड़ेगा, एक के नेतृत्व में लड़ेंगे, और फिर उसके बाद उनको कल परसों में करना था जो उन्होंने नहीं किया, बल्कि परसों करना था वो उन्होंने नहीं किया, जब लोकसभा में अपना भाषण दे रहे थे उस समय, वहां जहां उस समय उनको करना था। और अब वो बताया जा रहा है कि 6 तारीख को करेंगे। और तो और अब ये भी क्लियर हो गया है कि इस जो गुप्त तथाकथित मतदान हुआ है, जिसमें पता नहीं लाखों मत आए हैं, और उस लाखों मत की छलनी से जो छना है, उसमें चन्नी नाम का सज्जन है जो उनको लीड करेंगे। तो अब क्या होगा कि साहब सिद्धू कहाँ जाएंगे? तो सिद्धू ने अभी से उनका पैतरा बदल गया है। सिद्धू की पत्नी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कह देती हैं कि साहब वो तो कोई बात नहीं, अब तो कुछ नहीं होगा, तो वो तो मुंबई चले जाएंगे, 25-26-30 लाख रुपए महीना घंटा कमाएंगे वगैरह वगैरह, मैं भी 25-30 लाख रुपए यहाँ कमा लूंगी वगैरह। और अब आज तो ये हो गया कि सिद्धू साहब ने बाकायदा फिर पुरानी धमकी भरे अंदाज में कहना शुरू कर दिया, हाईकमान तो एक कठपुतली चाहता है वगैरह। तो क्या ये और कुछ डैमेज नहीं करेगा कांग्रेस को, इस तरीके की बातें? जी या बिल्कुल अभी करेगा। 6 तारीख को जब घोषणा होगी और फिर उसके बाद कुछ और होगा, फिर डैमेज और डैमेज कंट्रोल की बातें होंगी? मेरे ख्याल से आग जब घर में लगी होती है ना अकू जी, उस समय मुहूर्त देख करके पानी नहीं डाला जाता आग के ऊपर। ये बहुत शानदार है कि तो आग जब लगी हो तो मुहूर्त देख के पानी नहीं डाला जाता है। आग लगी है तो पानी डालिए, बुझाइए उसे। जब तक आप मुहूर्त देखेंगे और मुहूर्त का इंतजार करेंगे, तब तक तो घर जो है वो भस्म हो ही चुका होगा। और वही स्थिति हो रही है। देखिए चन्नी साहब, आपने, मुझे याद है आपने तुरंत मुझसे कार्यक्रम में उस समय पूछा था, और मैंने आपको कहा था कि मेरे हिसाब से चन्नी अगर ठीक से ये किया गया तो ये मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि ये मायावती मूवमेंट है पंजाब की राजनीति का, बशर्ते कांग्रेस इसको गंभीरता से चलाए।
और बशर्ते वाली जगह पे ही मामला अटक गया, क्योंकि पहले दिन से सिद्धू साहब ने चन्नी साहब की वैसे ही खुदाई शुरू की जैसे कि कप्तान साहब की कर रहे थे। अच्छा, इधर कप्तान साहब का क्या है? कप्तान साहब देखिए, वो अपनी पॉलिटिक्स के मजे हुए आदमी थे। अगर आज आप रिट्रोस्पेक्ट में देखें तो कांग्रेस आला कमान को कोई एक बात पूछे कि भाई अगर सिद्धू और कप्तान में चुनाव करना था, आपको किसी एक की बात सुननी थी, तो इसमें से एसेट कौन है, लायबिलिटी कौन है? तो पब्लिक के बीच में तो हमने ये सवाल 10 बार पूछ लिया, हर बार पब्लिक केवल एक ही कहती है, कप्तान साहब एसेट थे, सिद्धू लायबिलिटी। किसी कप्तान साहब की एक्सट्रीम अनपॉपुलैरिटी के समय में भी कप्तान साहब 17-18% की पॉपुलैरिटी पे लगातार चलते थे, सिद्धू साहब 5-6% पे अटक जाते थे। ये तब था जब चन्नी साहब का नाम कहीं नहीं था। यानी अपनी एक्सट्रीम अनपॉपुलैरिटी में भी कप्तान साहब 4 या 5 गुना सिद्धू साहब से ऊपर ही रेटिंग लेकर के आते थे। तो दो में से केवल अगर एक चुनना था तो मेरे ख्याल से वो तो कोई निर्णय कप्तान को हटाकर सिद्धू को लाने वाला ये कभी भी सही नहीं कहा जा सकता। हाँ, उनको मना बुझा के अगर कांग्रेस नेतृत्व होने करता और चन्नी को आगे करता तो वो बात अलग थी। और फिर चन्नी को बना करके भी आपने सिद्धू साहब को फ्री छोड़ा कि वो चन्नी साहब का खुद के पैर के नीचे जमीन खुदाई करते रहे। अभी स्थिति यह है कि जितना भी कांग्रेस ने गेन किया था एक मास्टर स्ट्रोक देकर, मेरे हिसाब से उस पूरे गेन की इस समय हवा निकल चुकी है। और दूसरी चीज जो एक हम लोगों ने अपने लगातार रोज सर्वे चलते हैं, तो हमने 2 दिन पहले एक सवाल सारी टीम ने कहा कि भाई ये कप्तान साहब और बीजेपी का क्या। तुमने एक सवाल पूछो भाई जनता से कि हम तो मान के चलते हैं कि कप्तान साहब रेस में नहीं है, बीजेपी भी रेस में नहीं है, पब्लिक से पूछ लेते हैं। जब रिजल्ट आए तो हमें भी बहुत चौंकाने वाले नतीजे लगे कि ऑलमोस्ट हर तीसरा व्यक्ति पंजाब में ये कह रहा है कि नहीं, इनको आप रेस के बाहर मत मानिए, ये लोग रेस में हैं। तो ये बड़ा विचित्र हो गया। फिर हमने उस डेटा को जाति और रिलीजन के हिसाब से क्रॉस चेक करके देखा कि आखिर किधर आ रहा है। तो उतना मुझे समझ में आया अखू जी कि जो बीजेपी का दुखी सोया हुआ मतदाता था, जो कि 5 साल पहले भी अकालियों से अलग हो जाना चाहता था, फिर भी अकाली के साथ में गया तो दुखी हो गया और अकाली को छोड़ करके कांग्रेस को वोट पड़ गया, उसको कप्तान साहब के आने से एकदम से एक नई ऊर्जा मिली है। नंबर 1 बात तो ये। दूसरी चीज कि दोआबा में और माझा में जहां बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड कई पॉकेट अर्बन रहे हैं हिंदू मतदाताओं के, उन जगहों पे जबरदस्त ट्रैक्शन पीएलसी और बीजेपी के अलायंस को वहां मिल रहा है। जब हम जबरदस्त ट्रैक्शन कहते हैं तो इसका मतलब कोई 70-80% लोग उनके पक्ष में खड़े हो गए, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, अगर 30 से 40% भी ट्रैक्शन अगर हमको कुछ कुछ इलाकों में मिले तो चौतरफा लड़ाई में वो जीतने का वोट होता है। आप ये मान के चलिए कि चौतरफा 4 कॉर्नर या 5 कॉर्नर कंटेस्ट में किसी सीट पर कोई पार्टी अगर 30% पोल कर रही है तो वो विनिंग पोलिंग होती है। तो हमारे सर्वे में हमने ये बिल्कुल साफ पाया कि हर तीसरा वोटर ये कह रहा है कि वो लोग कंटेस्ट में। बीजेपी और कप्तान साहब के बहुतायत में जो समर्थक है वो तो ऑब्वियसली कहेंगे कि वो कंटेस्ट में है क्योंकि भाई उनके लोग हैं। लेकिन आधे लगभग कांग्रेस मतदाता और आधे लगभग अकाली दल के मतदाता भी मानते हैं कि ये सीरियस कंटेस्ट में। एक ही पार्टी है जिसके मतदाता इनको सीरियस कंटेस्ट में बिल्कुल नहीं मानते, वो है आम आदमी पार्टी। और उसका कारण शायद यह है कि आम आदमी पार्टी का मेजॉरिटी सपोर्ट वो मालवा से है, जहां पर मालवा के इलाके में बीजेपी ना के बराबर है और कप्तान साहब की एंट्री पटियाला और उसके आसपास ज्यादा कंसेंट्रेट। तो ये एक कारण हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के मतदाता उनको बिल्कुल भी कोई कंटेस्ट में नहीं मानते। लेकिन 2 पार्टियां कांग्रेस और अकाली दल, इनके वोटर्स ये मानते हैं कि नहीं साहब ये डैमेज करें। क्यों मानते हैं? तो उसके दोनों के अलग अलग कारण हैं। पहले अकाली दल का इसलिए मानते हैं क्योंकि पहली बार वो भी जा रहे हैं 96 के बाद से चुनाव में जब ऑफिशियली बीजेपी उनके साथ में नहीं है। तो ऑब्वियसली उनको दिख रहा है कि ये जो हिंदू वोट हमारे पास में आता था ये नहीं आ रहा है, बिल्कुल सहज रूप से, तो उनका मान लेते हैं। कांग्रेस को क्यों लग रहा है? कांग्रेस को इसलिए लग रहा है क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी के रिएक्शन में ये हिंदू वोट पिछले 5 साल पहले हमको पड़े थे या संघ वालों ने पढ़वाए थे, कप्तान साहब को और जिताया था। तो अब जबकि ये लोग खुद लड़ रहे हैं और बीजेपी और ये राइट विंग वाला या आरएसएस वाला जो कैडर वोट है ये कांग्रेस से हटके अब वापस बीजेपी या कप्तान अमरिंदर सिंह के कैंडिडेट को जा रहा है,
तो वो सीधा और सीधा नुकसान केवल और केवल कांग्रेस को है। तो ये दोनों लोग इस बात को मान रहे हैं। तो इस कारण से अब हमारा फोकस, जब हमने और ज्यादा डेटा को देखा, तो हमको लगता है कि ये पैन, अगर आप बोलेंगे कि क्या आपके सर्वे में आ रहा है कि ये पंजाब लोग कांग्रेस और भाजपा का सपोर्ट पैन पंजाब है, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हो पहले भी सकता नहीं है था, कि, हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? पहले भी नहीं था मेरे ख्याल से। नहीं, पहले भी नहीं था। और हो क्या रहा है कि हमारे सर्वे में चूंकि ये वोट शेयर 5% और 2% यानी 7% के आसपास अलग अलग दिख रहा था, तो वो पहले वो जोड़ा नहीं था। अब जब हम जोड़ रहे हैं तो वो 7-8% दिख रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि 7-8% कौन सा ऐसा बड़ा वोट शेयर होता है जो किसी भी तरीके से कोई मायने रखे? तो सच बात है, किसी भी राज्य में 7-8% का प्लेयर होना मायने नहीं रखता। लेकिन अगर हम इस बात पे ध्यान दें, ये 7-8% दरअसल पूरे राज्य में नहीं है, बल्कि 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में कंसंट्रेटेड है, तो आपको लगेगा कि ये मामला अलग है। क्योंकि जब ये वोट कंसंट्रेटेड होता है कुछ डिस्ट्रिक्ट में, तो ये उन डिस्ट्रिक्ट में 7% नहीं बल्कि 27% या 37% की हैसियत रखता है। मसलन बीजेपी की अगर बात करें तो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और जलंधर, इन 4 जगहों पे उनका जो ट्रैक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। उसी तरह कप्तान साहब की बात करें तो उनका जो गृह क्षेत्र है पटियाले का और उसके आसपास का जो इलाका है वो उस जगह पे कंसंट्रेटेड ज्यादा है। तो ये जब आप इन 5-6 जिलों की बात करते हैं, इलाकों की, तो आप जब जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये हम कोई 1-2 सीट की बात नहीं कर रहे हैं, 50 सीटों का लगभग खेल हो जाता है। एग्जैक्टली। तो अगर ये 50 सीटों पे लड़ाई में है, जिसमें से 25 सीटों पे नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई में है, और उसमें से अगर 15 सीट जीतने की हैसियत रखते हैं, तो हम कोई एक ऐसा इक्वेशन भूल रहे हैं पंजाब की राजनीति का, जो कल के दिन इन सारे इक्वेशंस के बीच में एक कुछ अलग ही तुर्रम खां की तरह खड़ा हो सकता है। ये पूरा जो है, ये एक नया एकदम से हमको एक पोलराइजेशन दिख रहा है, और ये पोलराइजेशन बड़ा एक्यूट है। ये एकदम आप 80 के दशक का पोलराइजेशन मानिए, और जिसमें बड़ी विचित्र स्थिति यह है कि हमने रिसर्चर से पूछा कि ये इस तरीके के क्यों आ रहा है जो फीडबैक है, तो उसमें बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये भी हमको डिब्रीफ किया कि सर, जो किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन के कारण कोई माने ना माने, लेकिन एक साइलेंट वोटर पंजाब का भी था, जो हिंदू वोटर था, जो उस पूरे किसान आंदोलन के बीच में 80 के दशक में वापस जाने वाले डर के थ्रू निकल रहा था। ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन को पंजाब में 100% सब जगह सपोर्ट था, ऐसा नहीं है। किसान आंदोलन की आड़ में या किसान आंदोलन के कारण बहुत सारा जो अलगाववादी सेंटिमेंट या उस तरीके के लोग भी जहां दिखे, उसके कारण एक बड़ी तादाद में वहां का हिंदू वोटर या वो वाला वोटर डरा भी था। उसका एक पोलराइजेशन है। तो अब वो ये बहुत बड़ा पोलराइजेशन पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और जब भी पंजाब में बातचीत की जाती है तो कुछ जिलों में ये निश्चित रूप से, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि कुछ जिलों में निश्चित रूप से ये बात आती है कि साहब अब जो है वो फिर डराने लगा है मामला। और ये एक है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब चतुष्कोणीय होगा, 4 कॉर्नर होगा, तो उसमें तय बात है कि आम आदमी पार्टी अभी जिस रफ्तार से आगे है आई है, तो उसको लग रहा होगा कि उसके उसके लिए ज्यादा हित की संभावनाएं हैं। और या ये है कि आम आदमी पार्टी भी सिर्फ रीजन में कुछ हिस्से में बटी हुई है, और उसका जो पैन पंजाब वाला हिसाब किताब है वो कितना गंभीर है। देखिए, आम आदमी पार्टी 5 साल पहले तक केवल और केवल मालवा की पार्टी थी। आज भी मेरा मानना है कि उसका 70-80% बेस मालवा में। लेकिन पिछली बार जैसे वो माझा और दोआबा में नील बटे सन्नाटा थी, इस बार नील बटे सन्नाटा नहीं। मेरा मानना यह है कि पंजाब और दोआबा की भी एक साइजेबल नंबर ऑफ सीट भी इस समय उनके लोग कंटेस्ट में दिखाई दे, पहली बात। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी भी, उसका भी वोट बेस बड़े अजीब अजीब ढंग के हचकोलों से गुजरा है। अजीब ढंग के हचकोले कैसे? पहला हचकोला ये लगा कि भाई किसान आंदोलन में वो लोग साथ में थे, लेकिन किसान आंदोलन वालों ने पूरी तरह उनको सपोर्ट कर दिया, ऐसा हुआ नहीं। आज की तारीख में तो हम जानते हैं उनके किसान आंदोलन की यूनिट खुद चुनाव लड़ रही है और उनका आम आदमी पार्टी के साथ में कोई टाई अप कुछ भी नहीं हुआ। तो एक धचका तो उसमें माना गया कि भाई ये लग सकता है कि ये जो
अपस्विंग आम आदमी पार्टी का था वो एक हिस्सा वो काट ले जाएंगे, और अगर बड़ा वोट पोल कर ले गए तो ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि अभी तक हमारे ट्रैकर में किसान आंदोलन वाली पार्टियों के लिए कहीं पर भी 1-2% से ज्यादा पैन स्टेट लेवल पे ज्यादा ट्रैक्शन नहीं दिखा है। हद से हद एक हफ्ते में 3% तक उनका ट्रैक्शन गया था, तो वो इतना बड़ा धचका लगा है, इसकी थोड़ी संभावना हमें कम लग रही है, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, चन्नी साहब के बनने के साथ में जो एकाएक पोलराइजेशन हुआ दलित मतदाताओं का, उसमें एक साइजेबल सेक्शन ऐसा था जो आम आदमी पार्टी के साथ भी था जो गया। लेकिन हाल फिलहाल के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें हम दलित मतदाताओं में भी अब ट्राइफर्केशन देख रहे हैं। ट्राइफर्केशन इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जाटव मतदाता पूरी तरह से मायावती जी के साथ में खड़े रहते हैं, उसी तरीके से रामदासिया वोट जो है दलितों का वो पूरी तरह चन्नी साहब के साथ में लाभ। लेकिन नॉन रामदासिया जो सिख दलित मतदाता हैं उनका एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी को जा रहा है। और इसमें ऐड करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हम ये भी पा रहे हैं कि हिंदू दलित मतदाताओं का बड़ा हिस्सा आज एक बीजेपी को भी जा रहा है। तो ये दलित वोटर ये एक सिंगल एंटिटी, सिंगल कॉम्बिनेशन की तरह से कांग्रेस को नहीं जा रहे। पहली बात तो ये कांग्रेस का यहां पे एक नुकसान हो रहा है। दूसरी बात कि चन्नी साहब को बनाए जाने से जो जट सिख कांग्रेस से छिटका, वो जट सिख छिटके वापस जा रहा है, बड़ी तादाद में उसमें फायदा हो रहा है अकालियों को, और एक हिस्सा उसका आम आदमी पार्टी को भी जा रहा है। तो आप किसी भी तरीके से देखें तो एक हमारे ट्रैकर में जो एक भयानक अपस्विंग बीच में चन्नी साहब के आने के बाद में कांग्रेस का दिख रहा था, अब न केवल वो डिसिमेट हो रहा है बल्कि अंत तक आते आते लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम 2 हफ्ते में ये स्थिति इतनी बिगड़ जाए कि पता लगा मामला ही कहीं और बिगड़ गया। और ऐसी स्थिति में किसान पार्टियों के वोट काटने के बाद में भी आम आदमी पार्टी को एक डिफॉल्ट लीड मिलती हुई दिख रही है। इन सब के बीच में पांचवा एंगल जो है बहुत तेजी से आ गया है कप्तान साहब का और बीजेपी का। और कप्तान साहब बीजेपी का भी जो वोटों का जो कंसंट्रेशन है या जो स्विंग है हिंदू वोटर्स का, वो अगर किसी को नुकसान कर रहा है तो वो केवल और केवल कांग्रेस को नुकसान कर रहा है, दूसरे नंबर पे अकालियों को, क्योंकि पुराने कैलकुलेशन वाले में अब वो वोट उनको नहीं पड़ेंगे। तो ये चुनाव बहुत ही बेतरतीबी से फंसा है और इसमें नया एंगल कप्तान साहब का हमको ये बात माननी पड़ रही है। मतलब हमने अभी तक ट्रैकर में उनको कहीं रखा ही नहीं था, लेकिन हम इस बात की संभावना से अब इनकार कर ही नहीं पा रहे हैं कि हो सकता है कप्तान साहब हमको और आपको सभी को विचित्र तरीके से सरप्राइज कर दें काउंटिंग वाले दिन। और मेरे लिए सरप्राइज का मतलब यह है कि अगर इन लोगों के अलायंस को डबल फिगर में वोट शेयर टच कर जाता है, हम अंदाजा लगा रहे हैं 6% 7%, लेकिन अगर एक ट्रैक्शन बढ़ के 9% 10% तक हो जाता है तो ये एक देखने की मार्के की बात होगी। दूसरा, अब हमारा मानना यह है कि हो सकता है, पूरी संभावना यह है कि 10 से ऊपर तक भी इनकी सीटें आ सकती हैं, क्योंकि वो अब उतनी सीटों पे लड़ाई में। आप सीटें जीतने की तभी रखते हैं हैसियत जब आप उतनी सीटों पे लड़ाई में होते हैं। तो अगर आप 50 सीटों पे लड़ाई में हैं, 30 सीटों में जहां नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में आज की तारीख में अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर कोई सर्वे या बाकी आंकड़े अगर निकल के आए कि कप्तान साहब और उनके सहयोगी हो सकता है 10, 12, 15 तक भी सीटें खींच के निकालें। तो ऐसे सीटों को खींच के निकालने में, और अगर चौतरफा पूरा छीछा लेदर मची हो और मैंडेट अगर अटक गया तो किंगमेकर की भूमिका में वो आ पाएंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसका जवाब इस पे है कि वो खुद में कितने वोट खींचते हैं। अगर वो केवल 4-5% वोट ही खींच पाए तो वो केवल और केवल स्पॉइलर की भूमिका में होंगे कांग्रेस को हराने की। अगर वो 10% वोट खींच पाए तो कांग्रेस को हराने में भी कामयाब हो जाएंगे और अपने लिए रेस्पेक्टेबल नंबर ऑफ सीट्स भी लाने में कामयाब होंगे। तो आज की तारीख में आप व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो अगर इन आंकड़ों को मैं देखूं तो मुझे लगता है कि इससे मैं इनकार नहीं कर सकता कि हो सकता है कि वो 10 से 15 तक भी सीटें अगर खींच ले आएंगे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल तय बात है कि अमरिंदर सिंह साहब जो है वो
पटियाला और पटियाला के आसपास उनके वोट केंद्रित होंगे और वो उसी से उनका परसेंटेज चाहे 2, 3, 4 उनकी पार्टी का हो, लेकिन जब वो 4-5 सीटों पर होगा तो वो 20, 25, 30% पे भी हो सकता है और उसी हिसाब से सीटें निकाल सकते हैं। लेकिन इस पूरे खेल में अकाली दल बड़ी गणित करता हुआ नजर आ रहा है और मेरा पहले से मानना बिल्कुल रहा है कि अकाली दल को जितना कमजोर समझा जा रहा है, क्योंकि आज से 15 साल पहले तक भी सुखबीर बादल जो है, जिसे भाजपा वाले पन्ना प्रमुख की राजनीति करते थे, वो तब करते रहे हैं, तो वो हार मानने वाली स्थितियों में नहीं होंगे। और अब जब स्थितियां बदल रही हैं, वोट शिफ्ट हो रहे हैं, वोट आ जा रहे हैं, तो आप फिर किस स्थिति में देखते हैं उनको? नहीं, मेरा मानना है कि पिछले 15 दिनों में अकाली दल को क्लियरली अपस्विंग मिला है और वो अपस्विंग दरअसल कांग्रेस से अकाली दल के ओर आने वाला अपस्विंग है, क्योंकि जो कांग्रेस की सिर फुटअव्वल चल रही है उसमें बचा कुचा भी जो उनके पास में जट सिख है एक बड़ा हिस्सा, वो शायद अकाली दल की ओर होता हुआ स्विंग दिख रहा है। एक हिस्सा आम आदमी पार्टी की ओर भी जा रहा है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से जो है वो अकालियों की ओर जा रहा है। इसलिए बड़ी तादाद में अब ऐसी सीट हो गई हैं जहां पहले हम कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी मुकाबला मान रहे थे, अब बड़ी तादाद में ऐसी सीटें मालवा में होगी जहां अब हम मान रहे हैं अकाली दल वर्सेस आम आदमी पार्टी का मुकाबला। आम आदमी पार्टी को इसलिए अकाली दल, आपका बिल्कुल कहना ठीक है, पूरे 6 महीने तक हमको लग रहा था कि शायद अकाली दल जो है 16, 17, 18 हो सकता है मैक्सिमम 20 सीट निकालें, लेकिन आज ऐसा लगता है कि अकाली दल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप बोलेंगे हो सकता है 30 से 35 तक का भी अपना ट्रैक्शन खींच के निकाले। और ऐसी स्थिति में एक विचित्र स्थिति हो सकती है कि कांग्रेस जो है वो अकाली दल से अगर नीचे चला जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये ट्रेंड अगले 15 दिन कंटिन्यू रहता है। बिल्कुल तय बात है कि आम आदमी पार्टी अभी भी, क्योंकि उसके साथ कुछ वोट जा रहा है, अगर कहीं कुछ कम हुआ है तो थोड़ा जाने वाला भी है और वो अभी आगे की स्थिति में है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो तब होगी जब कहीं मामला डामाडोल होगा, और तब क्या पंजाब की चुनाव में आप ये मानते हैं कि पोस्ट पोल खेल ज्यादा बड़ा होगा, पार्टियों की टूट फूट ज्यादा बड़ी होगी, और जो सबसे सुलभ पार्टियां होंगी वो तय है कि जिसके नंबर सबसे कम होंगे वो होंगे। तो आप उस संभावना को किस तरीके से देखते हैं? अक्कू भाई, मुझे एक चीज समझ में आती है कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाना चाहती है तो उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि वो क्लियर मेजॉरिटी लेके आए। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी 2-4 सीट भी मेजॉरिटी से नीचे पड़ गई तो बाकी सारी पार्टियां मिल करके उनको पावर में आने से रोकेंगी, क्योंकि अलग अलग तरीके से सही आम आदमी पार्टी से इन सारी पार्टियों को एक तरीके से एक क्या कहें, डर शब्द का इस्तेमाल शायद अनुचित होगा, लेकिन हाँ वो उनको एक पोटेंशियल थ्रेट लंबे समय का मानती हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हम देख चुके हैं, दिल्ली में एक बार चिपक गए तो वो चिपक ही गए, मतलब फिर उनको हटाना मुश्किल हो रहा है। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज कि उनके उसमें आप 1000 नुक्स निकालिए, उनको आप पसंद कीजिए मत कीजिए, वो सारी चीजें, लेकिन एक जो बदलाव का चेंज वाला जो वोट होता है, वो बदलाव वाला वोट समहाउ आम आदमी पार्टी के साथ में ज्यादा क्लिक होता है, क्योंकि वो अकेली पार्टी है जो सत्ता में नहीं रही। तो ये, लेकिन अगर वो मेजॉरिटी से नीचे रह गए खुदा ना खास्ता, तो यकीन मानिए फिर खेल बड़ा विचित्र होगा और वो पंजाब जो है वो गोवा की तरीके की राजनीति का हिस्सा बनेगा, क्या बनेगा ये तो फिर आने, क्योंकि फिर वो किसे कहते हैं ना, कमजोर कड़ी कौन। अब ये कमजोर कड़ी कौन वाला मामला, ये इसका आज बैठ के जवाब देना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम राजनीति को देख चुके हैं आज की तारीख में। स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी भी ये बात नहीं कह सकती कि हम कमजोर कड़ी नहीं, ये नहीं बोला जा सकता। तो फिलहाल ये लगता है कि इस हफ्ते अगर आप बोलेंगे कि क्या सरप्राइजिंग ट्रेंड रहा, तो एक अकाली दल का उभार हुआ है वो, लेकिन सरप्राइजिंग नहीं हुआ। मैं मान के चल रहा था पिछले 3 हफ्तों से कि अगर कांग्रेस की फूट बरकरार रही तो जट सिख मतदाता हो सकता है अकालियों की ओर एक बार फिरे और बड़ी तादाद में मालवा की सीटें फिर अकाली वर्सेस आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट हो जाए, जो अभी कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी है। तो एक तो वो नॉन सरप्राइजिंग बट हुआ। सरप्राइजिंग मेरे लिए कप्तान साहब वाला था,
वो भी मुझे लगता है कि मुझे क्यों सरप्राइजिंग होना चाहिए था, मैंने पहले इस बात को क्यों नहीं रीड किया इस तरीके से। शायद मैं दोनों पार्टियों को इस बात के लिए अलग अलग ट्रीट कर रहा था कि उन्होंने ऑफिशियल घोषणा नहीं की थी सीटों की और बाकी सारी चीजों की। अब जब हो गया है और अब जब मैं देख रहा हूं कि नहीं, वो वोट शेयर का ब्लॉक जो है वो 7-8% के आसपास हो रहा है और एक एक परसेंट और ऊपर की ओर ही बढ़ता जा रहा है अंतिम दिनों में, और वो कंसंट्रेटेड है 5 जगहों पे, जहां पे वो 7-8% नहीं 20, 25, 30, 35, 40 तक है अलग अलग सीटों पे। तो वो मुझे एक नया फैक्टर लग रहा है कि कप्तान साहब जो है अगर अपनी चाल, अपनी गोटियां ठीक से खेलते हैं तो मुझे लगता है कि वो सरप्राइज करेंगे। मुझे उनके दो ही उनके पास में, कप्तान साहब की जीत के दरअसल पैमाने दो हैं अकू जी। पहला पैमाना तो उनकी जीत का यह है कि कांग्रेस हार जाए। मुझे लगता है कि उस पैमाने पे तो वो सफल पूरी तरीके से शायद होंगे वो जो, और उसके लिए कप्तान साहब कितने जिम्मेदार होंगे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट उसके लिए जिम्मेदार होगा। और दूसरी उनकी जीत होगी कि अगर वो एक रेस्पेक्टेबल नंबर ऑफ सीट्स और वोट ले आते हैं बीजेपी के साथ में, और अगर कहीं हंग असेंबली होती है और वो एक किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं तो ये होगा। तो ये दूसरा हिस्सा कितना होगा देखना होगा। लेकिन आज जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं, उसमें मुझे भी अब उनको एक, जो मैं अभी तक कहीं से भी उनको सीरियस कैंडिडेट नहीं मान रहा था कि वो इस पूरे चुनाव में कुछ सीरियसली कुछ कर सकते हैं, अब मुझे भी मानना पड़ रहा है कि नहीं, कप्तान साहब दरअसल अभी उनकी इनिंग्स शायद खत्म नहीं हुई। एक अंतिम सवाल खास तौर से ये कि अगर परसों राहुल गांधी जी जो हैं वो ये घोषणा कर दें कि चन्नी ऊपर रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि नवजोत सिद्धू बिल्कुल अपना सब कुछ हटा करके किनारे हो जाएंगे, या नवजोत सिंह सिद्धू दिखावे के तौर पे सही साथ रहेंगे? ये नवजोत सिंह सिद्धू क्या करेंगे ये तो कहना बड़ा कठिन है। मुझे इतना जरूर लगता है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जितने भी शतरंज की जैसे बिसात पे चालें चलते हैं, उनका व्यक्तिगत उसमें कोई लाभ हुआ नहीं। और आज की तारीख में अगर मैं नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थक हूं तो मैं इस तरह से बोलूंगा कि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ही हैज बर्न्ट ऑल द ब्रिजेस इन द सेंस कि भाई बीजेपी से उन्होंने अपने रास्ते सारे काट पीट के बराबर कर रखे हैं। आम आदमी पार्टी अब उस जगह पे उनको कोई यूज करने उनके लिए कोई बहुत, क्योंकि वो भगवंत मान को पूरी तरह पिच कर चुके हैं और उसमें आगे बढ़ चुके हैं। कांग्रेस के अंदर भी अगर वो, अच्छा बादलों के साथ में उनकी लड़ाई झगड़े जो है वो भी नहीं होगा सवाल ही, वो कभी होने का सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। अब कांग्रेस से भी अगर वो रूठे और छूटे, और अभी हालत ये है, हिंदी की और कहावत है, तुम रूठे हम छूटे वाला हिसाब किताब है, तो सिद्धू साहब अगर रूठेंगे तो कांग्रेस वाले कहेंगे हम छूटेंगे। तो अगर दुर्भाग्य से वो इस समय उससे भी पार बाहर हो जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा अब सोचने में ये लगेगा कि सिद्धू साहब के लिए फिर इसका मतलब समय ठीक नहीं चल रहा है, और यहां से उनको राजनीतिक पारी की वापसी करनी, ये स्ट्राइक रेट ये इतना बड़ा है कि अंतिम ओवरों में कितने भी वो छक्के मार ले इस समय, वो इनिंग मतलब वो जो टारगेट है उतना स्कोर करना उनके लिए बड़ा भारी पड़ने वाला है। कपिल शर्मा अक्सर एक जोक उनके लिए कहा करते थे, वो 90 का जो 0 पे आउट होना वाला जो होता था, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या होगा। बहुत बहुत आभार। संभावनाओं का खेल है, देखिए किसी नेवर से नेवर इन बिल्कुल संभावनाओं का खेल है, और आगे आगे कैसे होता है ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत आभार। आज पंजाब को लेकर के मुझे लगता है कि अभी हम लोग 14-15 दिनों में कुछ एक बार और बात करेंगे, और उत्तर प्रदेश की बातचीत तो चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, आपका धन्यवाद।